नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी जो तैयारी चल रही थी उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के क्रम में आज वापस आपके साथ आपसे मिलने में आया हूं। और आपको पता है, जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक। और राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है साथियों, उसके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है वो चल रहे हैं साथियों। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उस भौतिक प्रदेश के अंदर से हमने कल मरुस्थल वाला भाग कंप्लीट कर लिया था और अरावली वाला भाग कंप्लीट कर लिया था साथियों। तो अब मरुस्थल और अरावली के आगे चलते हैं। कल हम कोई स्थानीय पवने देख रहे थे साथियों। लास्ट टाइम हमने बबूलिया और पश्चिमी विक्षोभ की बात करी थी, समझ गए? तो आओ आज हम चलते हैं कुछ आगे। एक तीसरा है हमारे, एक तो हो गया बबूलिया, एक हो गया जो हमारे मावट होती है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य सागर से या एड्रियाटिक सागर से जेट स्ट्रीम के माध्यम से आता है। और इस जेट स्ट्रीम, इसका नाम जो है विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका नाम रखा गया था। इसी तरह से हम नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, वज्र। वज्र का मतलब क्या होता है? छोटा तूफान। क्या होता है साथियों? छोटा तूफान। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में चलते हैं ये सब कुछ। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वायुदाब के कारण छोटे छोटे चक्रवात चलते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? वज्र कहा जाता है। यानी छोटे छोटे चक्रवात। और पश्चिमी राजस्थान में उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वज्र कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे वज्रात क्या है, तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में जो छोटे छोटे चक्रवात से मानसून से पहले वर्षा होती है उसे वज्रात कहते हैं। देखो दोस्तों, वज्र और वज्रात दोनों का संबंध आपस में है, क्योंकि वज्र का मतलब तो क्या है? छोटे छोटे चक्रवात जो वायुदाब के कारण चलते हैं पश्चिमी राजस्थान में, उन्हें वज्र कहते हैं राजस्थानी भाषा में। और जब इसी वज्र से मानसून से पहले वर्षा होती है तो उसे वज्रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? वज्रात। ऐसे ही आगे चलते हैं दोस्तों, पूर्वैया। पूर्वैया का मतलब पूर्वैया यानी पूर्व से आने वाली हवा। पूर्व से आने वाली हवा। देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्व दिशा की ओर से आने वाली पवने पूर्वैया कहलाते हैं साथियों। और साथियों आपको पता है, हमारे राजस्थान में पूर्व से जो हवाएं आती है, इसका मतलब है कि वो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही है। कहाँ से आ रही है साथियों? बंगाल की खाड़ी से वो हवाएं हमारे भारत में जो है एंटर कर रही है साथियों। ये देखो, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये आप जानते हो ये राजस्थान है, और ये बंगाली खाड़ी का जो मानसून आता है वो हिमालय से टकरा कर यूँ राजस्थान में एंटर होता है। तो अब मुझे बताओ, जब ये हवा राजस्थान में एंटर हुई तो ये पूर्व की तरफ से हुई ना एंटर? किस तरफ से हुई? पूर्व की तरफ से हुई। इसीलिए बंगाल की खाड़ी से जो हवाइयाँ आती है साथियों, हवाएं आती है, उन्हें क्या बोला जाता है? पूर्वैया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वैया। अब चूंकि ये पूर्व की तरफ से आ रही है, इसलिए इन्हें क्या बोला? पूर्वैया बोला। ठीक है साथियों। और ऐसे ही ये जो हवाइयाँ होती ये जो हवाएं होती हैं साथियों, ये हवाएं जो है हमारे मानसून के समय आती है और ये बारिश करती है हमारे पूर्वी राजस्थान में आकर। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर अरावली है और अरावली के पूर्व के अंदर ये टकराता है और अरावली के पूर्व के अंदर यहाँ से बारिश होती है। इसलिए पूर्वैया जब चलती है तो लोगों को बड़ा अच्छा सुकून मिलता है और लोगों को लगता है कि हाँ अब बहुत अच्छा होने वाला, और वास्तव में अच्छा होता भी है। तो ये हो गई पूर्वैया। ऐसे ही साथियों एक हवा है जिसका नाम है सूर्या। सूर्य क्या है? गर्मियों के समय। ये अधिकतर कहाँ चलती है? गर्मियों के समय। उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म पवनों को स्थानीय भाषा में सूर्य कहते हैं। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। आप जानते हो इधर पश्चिम ये रेड क्लिफ लाइन है और यहाँ पर पाकिस्तान है। क्या है यहाँ पे? पाकिस्तान है। और मरुस्थल वाला भाग है। तो इधर से जो हवाएं आती है ना साथियों, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें सूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? सूर्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी तो आता नहीं इन हवाओं से। इन हवाओं से ये गर्म हवाएं आती है, पूरे मरुस्थल को क्रॉस करके राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में भी मरुस्थल होता है तो उस एरिया को क्या कर देती है? और ज़्यादा गर्म कर देती है साथियों। इसलिए इन्हें बोलते हैं सूर्या। तो ये कहाँ से आती है? सूर्या पश्चिम से आती है साथियों। और पूर्वैया कहाँ से आती है? पूर्व से आती है। अब एक लिखा है देखो, समुद्री।
समुद्री का सामान्य मतलब क्या है? समुद्र होता है साथियों। क्या होता है? समुद्र। ये देखो समुद्री। राजस्थान में ग्रीष्म काल के दौरान समुद्र की ओर से जो हवाएं आती है और विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? समुद्री कहते हैं साथियों। दक्षिण पश्चिम पवने एक बार समझते हैं। जैसे ये पूर्व से आई पुरवैया, अब ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। आपको पता है भारत का जो मानसून एंटर होता है वो इस दिशा से एंटर होता है, ठीक है ना, इस दिशा से एंटर होता है। और साथियों ये हवा जब इंडिया में राजस्थान में प्रवेश करती है, इंडिया के बाद में इंडिया के अंदर जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान की ये दिशा कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिम दिशा हुई। और ये कहाँ से आ रही है? अरब सागर से आ रही है। कहाँ से आ रही है साथियों? अरब सागर से आ रही है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी BOB ये दोनों किसके पार्ट है? ये इंडियन ओशन के पार्ट है साथियों। किसके हैं? इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के भाग हैं। तो साथियों ये जो हवा राजस्थान में प्रवेश कर रही है इसकी दिशा क्या हुई? दक्षिण पश्चिम हुई। और ये कहाँ से आ रही है? ये अरब सागर से आ रही है, यानी हिंद महासागर से आ रही है, यानी अरब सागर से, यानी समुद्र से आ रही है। इसीलिए राजस्थानी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? समदरी, यानी समुद्र से आने वाली समदरी कहलाती है। ठीक है साथियों। ऐसे ही साथियों सीली चलती है। सीली आप सब जानते हो, राजस्थान के वासी हो, ठीक है। इसका अर्थ होता है ठंडी पवने। ये सीली कब चलती है? जून जुलाई में नहीं चलती है, ये चलती है दिसंबर और जनवरी में। राजस्थान में शीतकाल के दौरान, और शीतकाल में भी क्या? जनवरी और फरवरी, ये विशेष रूप से फरवरी में कम हो जाती है, दिसंबर एंड से शुरू हो जाती है वैसे ये, ठीक है, दिसंबर और जनवरी। इसके समय पोष माह में चलने वाली ठंडी पवने, पोष के अंदर पोष बड़ा खाते हो ना आप सभी, ठीक है ना? हाँ मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ही खाते हो, सब खाते हैं। पोष बड़ा जो महोत्सव होता है, इस बार संकट है, देखो कोरोना काल में क्या होता है, पोष बड़ा चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो देखो दोस्तों ये ठंडी पवने होती है और ये शीतकाल के समय, यानी पोष जो महीना आता है, हिंदी महीनों का नाम है पोष महीना, हिंदी महीनों में से एक महीना है। और वैसे दिसंबर जनवरी का एरिया, जो दिसंबर जनवरी का टाइम है वो है, ठीक है। और ये पूरी राजस्थान में चलती है और ये बड़ी ठंडी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? सीली। अपन बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में शरद ऋतु को बोलते हैं शालो। शालो आ गयो, शालो आ गयो, क्या आ गयो? शालो। शालो का मतलब होता है ठंड आ गई है, तो उसी शालो को सीली से जोड़ा गया है कि वहाँ ठंड चलने वाली ठंडी हवाएं सीली कहलाती है। ठीक है साहब। आगे देखो, एक है सीली मार्बो, या अगला क्या है? सिली मार्बो या सिली बवेडो। सिली मार्बो, सिली बवेडो क्या होता है साथियों? पोष माह में जब ठंडी पवनें चलती है, यानी ठंडी पवनों का मतलब है जब सीली चलती है। भाई सीली स्टार्ट हो गई और सीली चलना शुरू हो गई। जब सीली चलती है तो राजस्थान में एक फसल होती है, पूरे भारत में एक फसल होती है, लेकिन राजस्थान में विशेष रूप से रबी की फसल होती है। और उस फसल के ऊपर क्या पड़ जाता है दोस्तों? पाला पड़ जाता है। पाला पड़ना क्या होता है? जब फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसके पत्ते हैं ना मुरझा जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं पाला पड़ना। क्या बोलते हैं साथियों? पाला पड़ना। तो साथियों रबी की फसल पर ये क्या हो जाता है? पाला पड़ जाता है, जिससे उसकी पेड़, जो उसकी पत्तियाँ होती है वो क्या होने लग जाती है? मुरझाने लग जाती है साथियों। क्या होने लग जाती है प्यारे मित्रों? मुरझाने लग जाती है प्यारे मित्रों। और इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? सीली मार्बो, यानी राजस्थानी भाषा में मार्बो। भाई मारे मत, मारे मत मत, इसका मतलब है मुझे मारो मत भैया, तो मार्बो, सीली मार्बो। तो ये क्या करता है? ये ठंडी पवने जो हमारी जो रबी की फसल है उसको मार देती है, इसलिए बोलते हैं सीली मार्बो, ठीक है ना, या सीली बवेडो। बात समझ गए? ये दोनों राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, तो ध्यान से देखना इनको। एक होती है तुआ। तुआ का मतलब सामान्य में पूछूं, तवा के ऊपर हम क्या सेकते हैं? रोटी सेकते हैं। और तवा गर्म होता है तो ही रोटी सेकती है। इसका मतलब निश्चित तौर पे जो तवा हवा है ये कैसी होगी? गर्म हवा होगी। कैसी होगी? गर्म हवा। और ये कहाँ चलती है? वही हमारे मरुस्थल प्रदेश है, इसलिए इतनी सारी हवाएं चल रही है। तो पश्चिम मरुस्थली जो प्रदेश है वहाँ पर जो पवनें चलती है जो गर्म प्रकार की होती है उन्हें क्या बोलते हैं साथियों? तुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुआ। आगे देखो साहब, झला या झाला। झला या झाला क्या होती है दोस्तों? आप मरुस्थल के अंदर जब हम जाते हैं, या फिर जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब गर्मियाँ होती है और गर्मियों के समय जब हम रोड के ऊपर बाइक से जा रहे होते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद में थोड़ा पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि वो पानी नहीं है साहब वहाँ पे। फिर आगे ऐसे लगता है कि पानी है। इसे बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग का मतलब हिरण होता है और मरीचिका उसको दिखाई देने वाली हवा या फिर पानी का जो एहसास होता है उसे बोलते हैं मृग मरीचिका। लेकिन जैसे ही मरुस्थल में हिरण उस जगह पे जाता है जहाँ उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है, और ऐसे करते करते हिरण जो है प्यास के मारे ही प्राण त्याग देता है साथियों।
इसीलिए इसे मृग मरीचिका कहा गया। अब राजस्थान में स्थानीय भाषा में से क्या बोलते हैं, झाला। झाला का मतलब है कि पागल बनाने वाला, ये पागल बनाते हैं कि भाई पानी है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वास्तव में पानी होता ही नहीं है। और ये किसके कारण होता है, ये विज्ञान का प्रश्न है भाई, किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है साथियों। किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है प्यारे मित्रों, बात समझ गए आप। अब है आथुनी। आथुनी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाम के समय चलने वाली पवने, जिन्हें क्या बोलते हैं, आथुनी बोलते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में जो शाम के समय जो पवने चलती है, इसी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, आथुनी बोलते हैं। आप इस प्रकार के शब्द सुन सकते हो, किससे, आपके दादी जी से, आपके दादाजी से, आपकी नानी जी से, आपके नाना जी से। इस प्रकार की जो है ये शब्द हैं, ये आपको वहाँ उनके श्रीमुख से आपको सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी आपके बराबर वाले साथी से पूछोगे आथुनी क्या है, तो वो बोलेगा नहीं भैया मुझे नहीं पता आथुनी क्या है, और वास्तव में उसे नहीं पता, ठीक है ना। अब इन्हें पढ़ने लगे, पहले इनको पढ़ते नहीं थे, स्टडी नहीं करते थे इनकी, लेकिन आजकल स्टडी करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलिए आगे, अरडाव। क्या बोलेंगे साथियों, अरडाव। अरडाव क्या होता है, चिल्लाना। जैसे आप बहुत चिल्ला रहे हो जोर जोर से, तो क्या बोले, राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, अरडाओ मत, अरडाओ मत। अरडाओ का मतलब है चिल्लाओ मत भैया, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अरडाव क्या होता है, जब तेज हवाएं राजस्थान में चलती है, पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलती है और आवाज़ करती हुई चलती है, तब राजस्थान के लोग कहते हैं कि भाई अरडाव आ गया, अरडाव आ गया है, आप सुरक्षित स्थानों पर बैठ जाइए, सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, जिससे अरडाव से आपको नुकसान नहीं हो। तो समझ गए बात को। अरडाव का मतलब होता है तेज हवाओं के साथ जो आवाज़ करती हुई, तेज आवाज़ के साथ जो हवाएं चलती है, उन्हें अरडाव कहते हैं। लू तो आप जानते ही हो साथियों, लू का मतलब क्या होता है, राजस्थान के पश्चिम भाग में यानी मरुस्थल क्षेत्र में गर्मियों के अंदर गर्म और तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है साथियों, इनकी प्रकृति होती है गर्म। क्या होती है, गर्म। और ये तापमान को क्या कर देती है, जब गर्म हवा चलेगी तापमान को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है साथियों। ऐसे ही नंबर 15, दोगड़ा। दोगड़ा, राजस्थानी भाषा में दोगड़ा किसे बोलते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा को दोगड़ा बोलते हैं साथियों। किसे बोलते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा, यानी रेनफॉल बिफोर मानसून, या आप प्री मानसून कह सकते हो। वो जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसे बोलते हैं दोगड़ा। क्या बोलते हैं साथियों, दोगड़ा बोलते हैं। राजस्थान में निम्न वायुदाब और अधिक आर्द्रता के कारण मई जून में होने वाली मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है, उसे दोगड़ा कहते हैं। क्योंकि जून में तो फिर मानसून स्टार्ट हो जाता है हमारे, ठीक है ना। और फिर जुलाई में और अगस्त में बढ़िया बारिश होती है, सितंबर में बढ़िया बारिश होती है आजकल तो, ठीक है ना। ये चेंज हो रही है थोड़ी प्रकृति। एक होता है साथियों धराऊ, धरोड़ या उत्तराद, या उत्तराद, यानी उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाएं। उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाओं को उत्तराद कहते हैं साथियों। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन हवाओं का जनमानस पर प्रभाव रहता है, और ये राजस्थान की संस्कृति का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है साथियों, राजस्थान की संस्कृति का ये निर्धारण करती है प्यारे मित्रों। बात समझ आ गई आपको, आपको बात समझ आ गई प्यारे मित्रों। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कितनी हवाएं बताइए, शायद आपने कई हवाओं के नाम तो पहली बार सुने होंगे। बबूलिया, पश्चिमी विक्षोभ, वज्र, वज्रात, पूर्वैया, पूर्व से आने वाली हवाएं, सूर्या, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं, समुद्री, अरब सागर से आने वाली हवाएं, सीली, सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं, सीली मार्बो, रबी फसल को जब सीली से नुकसान होता है तो उसे सीली मार्बो कहते हैं। तुवा, गर्म हवा है साथियों। झाला, मृग मरीचिका के कारण जो दिखाई देता है उसे झाला कहते हैं। आथुनी, शाम को चलने वाली हवाएं। अरडाव, तेज आवाज करके चलने वाली हवाएं। लू, गर्म हवाएं जो तापमान को बढ़ा देती है। दोगड़ा, मानसून पूर्व की हवाएं। और धराऊ या उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाएं। ठीक है साथियों, तो अब हमारे दोनों सब टॉपिक, कौन से सब टॉपिक, मरुस्थल पूरा कंप्लीट है, अरावली टोटल कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं उत्तर पूर्वी मैदान में। कहाँ चलते हैं साथियों, उत्तर पूर्वी मैदान। तो आइए उत्तर पूर्वी मैदान की चर्चा करते हैं कि ये क्या है और क्या कहना चाह रहा है उत्तर पूर्वी मैदान। अब देखो साथियों, सबसे पहली बात,
उत्तर पूर्वी मैदान ये हमारा हो गया मरुस्थल, और ये हमारा हो गया अरावली वाला प्रदेश। ये 2 प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा है उत्तर पूर्वी मैदान। अब देखो साथियों, उत्तर पूर्वी मैदान में देखिए आप, यहाँ पर है बांसवाड़ा, फिर यहाँ है डूंगरपुर, यहाँ है प्रतापगढ़, यहाँ पर है हमारे चित्तौड़गढ़, उदयपुर का थोड़ा सा भाग, उसके बाद में यहाँ पर हमारे अजमेर है, फिर ये बूंदी वाला कुछ हिस्सा है, फिर ये टोंक वाला कुछ हिस्सा आ जाता है, फिर ये दौसा वाला जयपुर वाला कुछ हिस्सा आ जाता है, फिर ये अलवर, ये अलवर, ये भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला हिस्सा आ जाता है। तो ये जितने भी ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं ना साथियों, ये सब ज़िले क्या है, उत्तर पूर्वी मैदान के भाग हैं। क्या है, उत्तर पूर्वी मैदान के भाग हैं साथियों। अगर इस उत्तर पूर्वी मैदान को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये 1 नंबर का मैदान है, ये 2 नंबर का मैदान है, और ये 3 नंबर का मैदान है साथियों। ये कौन कौन से मैदान है आप जानते हो। यहाँ पर एक नदी बहती है साथियों, जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है दोस्तों, माही नदी। तो एक मैदान का नाम है माही का मैदान। क्या मैदान है, माही का मैदान साथियों। इसी क्रम में जब हम नंबर 2 पे चलते हैं तो यहाँ पर 2 नदियाँ बहती है। एक का नाम है बनास नदी और एक का नाम है बाणगंगा नदी। क्या नाम है दोस्तों, बनास नदी और बाणगंगा नदी। तो ये दूसरा मैदान है, ये बनास और बाणगंगा का मैदान हुआ। कौन सा मैदान हुआ, द प्लेन ऑफ बनास एंड बाणगंगा। अगर नंबर 3 की बात करें, तीसरे नंबर की बात करें, तो यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ चंबल, यानी चंबल का मैदान। क्या बोलते हैं दोस्तों, चंबल का मैदान। यानी इस क्षेत्र में हम 3 बातें पढ़ेंगे। पहला माही का मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा बनास बाणगंगा का मैदान पढ़ेंगे, और नंबर 3 की बात करें तो चंबल का मैदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, चंबल का मैदान। आइए थोड़ा इसका चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूर्वी मैदान की बात करते हैं कि क्या क्या विशेष बातें हैं। देखो साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्वी भाग में है, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये हमारा राजस्थान है और ये अरावली है, तो ये यहाँ पर है, तो अरावली के पूर्वी भाग में हुआ ना। ये पूर्वी भाग है अरावली का, पूर्वी भाग में स्थित है। यह मैदान गंगा और यमुना के द्वारा बनाया गया है, यानी गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है प्यारे मित्रों। अब सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया, इसका मतलब क्या है। देखो, गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल, चंबल की सहायक नदी है हमारे बनास, बनास की सहायक नदी है हमारे बेडच। समझ गए बात को। तो ये सभी नदियाँ येन केन प्रकरण, यानी किसी भी तरीके से एनी हाउ गंगा को ज्वाइन करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है साथियों। इसलिए पिछली बार पटवारी के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, जबकि ये गलत स्टेटमेंट था। और किसके द्वारा बनाया गया है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है साथियों। बात समझ आ गई आपको। अब देखते हैं, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जलवायु, वनस्पति, मृदा, कृषि आदि की दृष्टि से समरूपता मिलती है साथियों, ठीक है ना। अब आइए देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश की भौतिक विशेषताएं। यहाँ पर वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी रेनफॉल कितना होता है, 50 to 80 सेंटीमीटर। पहली बात, यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मैदान नदियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, नदियों के द्वारा, इसीलिए इसे रिवर मेड बेसिन कहते हैं, यानी नदी निर्मित बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, नदी निर्मित बेसिन या नदी निर्मित प्रदेश कहा जाता है। बात समझ आ रही है क्या मेरे प्यारे मित्रों। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी दोबारा मैं बात करता हूँ। यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, इसलिए इसे नदी निर्मित बेसिन कहते हैं। अगर बात करूँ इसके जिलों की, तो साथियों इसमें देखिए धौलपुर जिला, करौली जिला, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। ये वही हिस्सा है साथियों
जो ये वाला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला हिस्सा शुरू में, बस ये वाला हिस्सा इसमें शामिल है। इसमें मुख्यतः जो जिले हैं वो आपके सामने हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल, बड़ा महत्वपूर्ण भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में साल्ट इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई थी, सॉल्ट इंस्पेक्टर की, किसने ली थी? अधीनस्थ बोर्ड ने ली थी। उसने पूछा था कि मरुस्थल की जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है ना। वहाँ नीचे अनेक ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन 60-40 भी था, ठीक है ना, तो वो उसका आंसर था। तो देखो इसका क्षेत्रफल जनसंख्या, अगर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका लगभग 23% कवर करता है, पहली बात। और अगर पूरे राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 39% कवर करता है। यानी इसका अनुपात कितना हुआ? 23 और 39, यानी 23 और 39। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या की 23% जनसंख्या जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% क्षेत्रफल पूर्वी मैदान कवर करता है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% कौन कवर करता है? हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों, वो कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है साथियों। स्टार मारो यहाँ पे, स्टार इसलिए मारो क्योंकि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग है। अगर कोई पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है, तो उसका आंसर आपके पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश होगा, क्योंकि वहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। साथियों क्वेश्चन का बिल्कुल छोटा सा फर्क पड़ता है, उसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना। साथियों जलवायु, जलवायु की बात करें साथियों तो यहाँ पे आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु मिलती है। कैसी जलवायु मिलती है प्यारे मित्रों? आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। क्योंकि यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? यहाँ पर वर्षा होती है साथियों 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और इसी आधार पर यहाँ पर आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु मिलती है। अगर बात करें एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्यों की, तो यहाँ पर रबी की फसल गेहूँ, सरसों, चावल, गन्ना, ये सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। हालांकि सरसों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। इसकी चिंता बिल्कुल में मत करो आप। गेहूँ, चावल, जौ, सरसों, राई, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, मूंग, मोठ, मूंगफली, इन सब की चर्चा करेंगे अपन एग्रीकल्चर में। और ये भी देखेंगे कि कहाँ पर ये ज़्यादा उत्पादित होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। खनिज, अगर खनिज की बात करें साथियों तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे सफ़ेद मार्बल मकराना में निकलता है। हालांकि मकराना कहाँ पर है? नागौर में है, इसका संबंध नहीं है। पीला मार्बल भरतपुर में निकलता है, हरा मार्बल उदयपुर में निकलता है, और लाल मार्बल धौलपुर में निकलता है। दोस्तों धौलपुर लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, वो कौन सी एग्जाम में आया हुआ है? रेड डायमंड, जो आपके लेब असिस्टेंट की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया है। आइए देखो साथियों, अगर उच्चावच की बात करें तो इस क्षेत्र में डांग मिलते हैं, बीहड़ आदि मिलते हैं। ठीक है, तो ये डांग और बीहड़ क्या होते हैं अभी आपको मैं बताऊंगा जब चंबल बेसिन आपको पढ़ा रहा हूँगा। मिट्टी, अगर यहाँ पर देखें दोमट एवं कछारी, इसका मतलब है यहाँ पर मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा मिलती है साथियों। कैसी मृदा मिलती है प्यारे मित्रों? जलोढ़ मृदा मिलती है, एलुवियल सॉइल यहाँ पर मिलती है, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ है, यानी मच फर्टाइल है। तो मैं बात करूँ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में सबसे अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करो आप तो वो जलोढ़ है साथियों, एलुवियल सॉइल है। क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा जब प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाई जाती है तो नदियाँ अपने साथ में प्यूरिफाई करके कुछ मिट्टी लेके आती है, कुछ अवसाद लेके आती है। उसमें से जो मिट्टी जमा होती है उसे जलोढ़ कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? जलोढ़ कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है साथियों। साथियों अगर वनस्पति की बात देखें तो यहाँ पर देखो नीम का वृक्ष मिलता है, शीशम का मिलता है, साल का मिलता है, सागवान का मिलता है, खेजड़ी का मिलता है, रोईड़ा का मिलता है, बबूल का मिलता है। अगर सागवान आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो बांसवाड़ा में। कहाँ होता है साथियों? बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा में सागवान लगाने की सबसे ज़्यादा अनुकूल दशाएँ मिलती है साथियों। क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा अनुकूल दशाएँ मिलती है। अब साथियों देखो पूर्वी मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। अब आप जानते हो यहाँ से एक नदी बहती है,
इस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है साथियों? माही नदी। साथियों यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी, और यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। तो ये बनास नदी और ये बाणगंगा, ठीक है ना। और तीसरा है साथियों, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, चंबल नदी बेसिन या चंबल का मैदान। चंबल नदी बेसिन या चंबल का मैदान। बनास बाणगंगा का मैदान। बनास बाणगंगा का मैदान। इसको एक एक को पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। और तीसरा है दोस्तों माही का मैदान। क्या है? माही का मैदान। साथियों तीसरा है हमारे माही का मैदान। तो ये जो 3 मैदान है इनकी चर्चा करेंगे हम अलग तरीके से, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है उसको बेहतर रूप से हम क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। आओ देखते हैं आगे। तो साथियों ये देख रहे हैं हम चंबल नदी बेसिन या चंबल नदी का मैदान। तो देखो साथियों, मुख्य रूप से चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। अब चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जैसे काली सिंध हो गई, आहू हो गई, पार्वती हो गई, जो सीप हो गई, ठीक है ना, मांगली हो गई, घोड़ा पछाड़ हो गई, बनास हो गई, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं साथियों। और आपको पता है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है ये नदी। उसके बाद में बूंदी और कोटा की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है साथियों। तो ये जो मैदान है ये कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में और बूंदी में फैला हुआ है। यानी कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए साथियों? 6 जिले हो गए। इस क्षेत्र का ढाल, ढाल यानी स्लोप किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है साथियों। ये नदी इस तरह से बहती है, यानी इस तरह बह रही है। तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो देखो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ हुआ कि नहीं, उत्तर पूर्व की तरफ। इसलिए इसका ढाल यानी इसका स्लोप किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है। प्यारे मित्रों, बात समझ आ रही है क्या आपको? इसकी सहायक नदियों में देखिए बनास नदी। बनास नदी आप जानते हो, बनास नदी का उद्गम राजसमंद से होता है। उसके बाद में ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। यानी ये 6 जिलों में बहने वाली नदी है हमारे। 6 जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक जगह पर चंबल में मिल जाती है साथियों। कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और एक जो त्रिवेणी संगम है उसका निर्माण करती है। काली सिंध नदी, ये देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा के पास में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू। क्या नाम है दोस्तों? आहू। आहू नदी भी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से बहते हुए झालावाड़ में आती है और काली सिंध नदी में मिल जाती है। और काली सिंध और आहू नदियों के बीच पर ही एक दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। क्या नाम है दोस्तों? गागरोन दुर्ग। और ये वही गागरोन दुर्ग है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा गागरोन दुर्ग? जिसे राजस्थान का जल दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जल दुर्ग कहते हैं। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से आती है। परवन नदी मध्य प्रदेश से, मांगली राजस्थान की, मेज नदी राजस्थान की, घोड़ा पछाड़ नदी राजस्थान की और सीप नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हुई बनास, काली सिंध, आहू, पार्वती, सीप, परवन, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़। यानी चंबल नदी का मैदान इतनी नदियों के द्वारा बनाया गया है। कोई एक नदी इसको नहीं बना रही है कि भाई एक ही नदी इसको बना रही है। इतनी नदियाँ जो हर साल बहती है, इसमें से हर नदी हर साल बहती है साथियों। और हर साल बहने के बाद अपने साथ में अवसाद लेके आती है। उन अवसाद के अंदर मिट्टी भी होती है। वो मिट्टी बड़ी प्यूरीफाई होती है और बड़ी उपजाऊ होती है। उसको जमा करती है। जमा करने के बाद एक मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ मृदा का मैदान कहते हैं। और जलोढ़ मृदा न केवल राजस्थान की बल्कि मिट्टियों में, यानी किसी भी सोइल की बात करूं मैं, किसी भी मिट्टी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है जिसे एलुवियल सोइल कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा की क्या खास बातें हैं, ठीक है ना, इनकी चर्चा हम मृदा जो हमारा सोइल वाला टॉपिक चल रहा होगा, मृदा वाला टॉपिक चल रहा होगा, उसमें करेंगे प्यारे साथियों। तो साथियों आज यही थी बेसिक बात, इसके आगे कल करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए
हमने पूर्वी मैदान, आज हमने कुछ प्रमुख प्रकार की पवने जो राजस्थान में स्थानीय पवने चलती है, ठीक है ना, उनके बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद में हमने चर्चा करी हमारे उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की, जिसको हमने 3 भागों में बांटा, माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, नदी निर्मित बेसिन है, इसके ज़िले कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है, इसका एरिया 23% है, पॉपुलेशन 39% है, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे बड़ा भौतिक भाग है, यहाँ का क्लाइमेट जो आर्द्र और उप आर्द्र है, यानी ह्यूमिड और सब ह्यूमिड है, और यहाँ पर कृषि प्रमुख रूप से रबी यानी गेहूँ, सरसों, चावल, गन्ना आदि होते हैं। यहाँ प्रमुख खनिज मिलते हैं, यहाँ पर एलुवियल सोइल मिलती है, और वनस्पति में हमने इसकी चर्चा करी। तो साथियों, फिर हमने देखा चंबल नदी का मैदान, जो कि चंबल नदी मुख्य रूप से 6 जिलों में बहती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे साथियों। शाम को राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव आप मुझसे मिल सकते हो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव आप मुझसे मिल सकते हो कहाँ पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर राजस्थान के आरपीएससी वाले पोर्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ के नाम से आप सर्च करके फॉलो कीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस आप मेरे साथ कर सकते हो साथियों। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।